नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मित्र, जैसा कि मैं आपको बता दूं मित्र, यह जो चैनल है वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बात करेंगे तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बात करें तो सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है मित्र, इस चैनल पे सारे राज्यों के टेट की तैयारी करवाई जाती है। इस समय दोस्त मैं सीटेट 2020 के मद्देनज़र रखते हुए मित्र आपको मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ मित्र, जो कि अति महत्वपूर्ण है। या तो विगत वर्षों में से पूछे गए प्रश्न है मित्र, या तो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से को लेकर बनाए गए हैं। ठीक है मित्र, तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है मित्र, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मित्र कि आप अपने पास पेन और कॉपी ले लीजिए, ताकि जो भी मैं इस वीडियो से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा मित्र तो आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता दूं मित्र, प्रत्येक प्रश्न में हमने 15-15 प्रश्नों की श्रृंखला ली है। हर एक सीरीज में 15 प्रश्नों की श्रृंखला ली है। पिछली सीरीज यदि आप नहीं देखे हैं मित्र तो बगल में आई बटन क्लिक करके उस सीरीज को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम 15 प्रश्नों की श्रृंखला में 1 से 15 प्रश्न की श्रृंखला को हमने हल कर लिया है। अब हम बात करने वाले मित्र 16 से 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छा लगेगा मित्र, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मित्र शुरू कर लेते हैं। अगर मित्र बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की, तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि दृष्टि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है स्पर्श संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा विकल्प सही होगा मित्र? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके भी बताते रहिएगा मित्र, आपने इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कुल टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर पाया है। ठीक है मित्र, यह श्रृंखला काफ़ी रोचक होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा मित्र, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए भी मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो वो होगा सी। ठीक है ना, यानी जब छात्र पढ़ रहा होता है तो उसका अगर कोई नाम लेकर बुलाएगा मित्र तो वह अपने ध्वनि संवेदना द्वारा व्यक्त करेगा। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए मित्र कि संवेदना होता क्या है। ठीक है ना, अगर हम संवेदना की बात करें मित्र तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को ही क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को ही संवेदना कहते हैं। अगर हम बात करें, यदि कोई छात्र पढ़ रहा हो, अगर उसका कोई नाम लेकर बुलाए तो वह सर्वप्रथम हाँ में जवाब देता है मित्र। किस में जवाब देता है? हाँ में। यानी वह जो अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है वह ध्वनि के माध्यम से, बोल के माध्यम से, बोल करके वह अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब छात्र को बुलाया जाए या पढ़ रहा हो, उसका मन पढ़ने में लगा हो, पढ़ रहा हो, तो वह किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेगा? तो बताएंगे आप ध्वनि संवेदना द्वारा। इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर सी सही होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो संपूर्ण व्याख्या हमने बताया वो भी आप समझ लिए होंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अगली कड़ी में इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें मित्र तो 17 कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है मित्र, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 4 से 8 वर्ष होती है। ऑप्शन बी कह रहा है जन्म से 2 साल होती है। ऑप्शन सी कह रहा है 2 से 7 साल होती है। डी कह रहा है 5 से 8 साल होती है। तो आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? आप हमें कमेंट करके भी बताते रहिएगा मित्र कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को, ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में जो सीटेट 2020 आ रहा है मित्र उसको क्वालिफाई कर पाए। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है आपका 2 से 7 साल। कितने होती है मित्र? 2 से 7 साल। यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, अगर हम बात करें पियाजे का, तो पियाजे का पूरा नाम जीन पियाजे मित्र। जीन पियाजे ने, ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताएं। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास के
4 चरण बताए हैं जिन पियाजे या कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो पहली अवस्था उन्होंने बताया मित्र, वह बताया संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना, क्या बताया है, संवेदी गामक अवस्था। जो दूसरी उन्होंने अवस्था बताई मित्र, वह बताए हैं पूर्व या कह सकते हैं इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। जो तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है वह बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि जो चौथी अवस्था उन्होंने बताई मित्र, वह बताई है औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनके अवधि की बात करें मित्र, जो संवेदी गामक अवस्था होती है वह 0 से लेकर 2 वर्ष, यानी कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष इसकी आयु होती है, ठीक है मित्र। वहीं पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यह इसकी आयु 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है ना। जबकि मूर्त की बात करें तो मूर्त की आयु 7 से लेकर 11 वर्ष होती है। जबकि अगर हम बात करें वहीं पे औपचारिक की, तो उसकी जो आयु होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार आपसे पूछा था कि पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु होती है तो बताएंगे 2 से 7 साल होती है। कितनी होती है मित्र, 2 से 7 साल होती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे मित्र। अगर हम बात करें इसी को पियाजे की जो 4 चरण उन्होंने बताया है, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया संज्ञानात्मक विकास की, इसको चाहो तो ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। जैसे ट्रिक है सपा में आ, ठीक है मित्र, ट्रिक क्या है, सपा में आ। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हम रिलेट करके याद करने के आपको बताएंगे। जो स से होता है वो होता है संवेदी गामक अवस्था, ध्यान दीजिएगा, सपा में आ में स से संवेदी गामक अवस्था। प से होता है प्राक संक्रियात्मक या कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर म से बात करें तो म से होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आ से कहें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार आपने देखा मित्र, तो आप चाहोगे तो सपा में आ इस ट्रिक से रिलेट करके भी जिन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्थाओं को आप याद कर सकते हो, ठीक है मित्र। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मित्र इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी कह रहा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी कह रहा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन डी कह रहा है काल्पनिक भयों का अंत। तो आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते जाइए और शेयर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है मित्र। तो आप बता दो कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 18 के विकल्प की बात करें तो उसका विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी 18 नंबर का विकल्प नंबर ए सही होगा कि बाद की जो बाल्यावस्था होती है उसके बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं है वो भविष्य की योजना की सूझबूझ वाली नहीं है, ठीक है मित्र। अब हम बात कर लेते हैं कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। जो बाद की बाल्यावस्था होता है मित्र उसी को कहा जाता है किशोरावस्था। बाद की बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ जो होता है मित्र बाल्यावस्था के यानी बाद की बाल्यावस्था या कह सकते हैं किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति हमेशा चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है। साथ ही साथ बात करें तो वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ को प्रदर्शित नहीं करता है। अगर माने तो यह जो विशेषता होती है आप कह सकते हो यह विशेषता प्रौढ़ावस्था की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो बाद की बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था की बात करें तो किशोर जो होते हैं वो इस अवस्था में यानी बाद की बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था में वे अपनी सूझबूझ नहीं रखते, बल्कि वो अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसकी व्याख्या भी आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। चलिए मित्र अगली कड़ी में इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है पावलोव, ऑप्शन बी कह रहा है बीने, ऑप्शन सी कह रहा है चोमस्की, ऑप्शन डी कह रहा है मैस्लो। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताते रहो मित्र कि कौन किससे संबंधित है।
चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो विकल्प होगा मित्र वह सी सही होगा। क्या होगा मित्र? सी सही होगा। ठीक है ना। इनका अगर चोमस्की की बात करें तो इसका पूरा नाम जो है मित्र वो है नोआन चोमस्की। क्या है? नोआन चोमस्की। इन्होंने भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है ना। इनको भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने माना कि प्रत्येक जो मानव शिशु होता है, जो प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है। ठीक है ना। जिसे वह सार्वभौम की व्याकरण की संज्ञा दिया है इन्होंने। ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा विकास से कौन संबंधित है, तो इस ऑप्शन के अनुसार नोआन चोमस्की है। अगर हम बात करें तो यह भी नोआन चोमस्की ने एक सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। भाषा विकास का सिद्धांत। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो बताएंगे नोआन चोमस्की ने। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। यह 2019 के टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है मित्र। अगर वहीं अगले विकल्प की बात करें मित्र कि जो पावलोव है यह अधिगम से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, अधिगम से संबंधित है। पावलोव ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है मित्र। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, अधिगम का इन्होंने सिद्धांत दिया था। जबकि बात करें बीने की तो बीने ने मित्र जो बुद्धि का परीक्षण है उस पर परीक्षण किया था। ठीक है मित्र। तो उम्मीद कर सकते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। पावलोव हैं जो मित्र इन्होंने जो CR थ्योरी दिया था। क्या थ्योरी दिया था? CR थ्योरी। ठीक है ना। बल्कि कोहलर जो थे उन्होंने अंतर्देशीय सूच का सिद्धांत दिया था, जबकि पावलोव जी मित्र वो CR थ्योरी दिया था। ठीक है ना। अगर चाहो तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पावलोव को कुत्ते ने काटा, पावलोव को कुत्ते ने काटा और कुत्ते को CR ने काटा। ठीक है मित्र। उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसे ही भी रिलेट करके आप याद कर सकते हो। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं इसी सीरीज़ के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञानात्मक अधिगम से, ऑप्शन बी कह रहा है अधिगम के प्रयास एवं भूल से, ऑप्शन सी कह रहा है संकेत अधिगम से, ऑप्शन डी कह रहा है स्थान अधिगम से। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है मित्र। तो आप जल्दी से बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो उसका विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही होगा। यानी अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अब सिद्धांत पर ही शीर्षक को क्या किया था मित्र? सिद्ध किया था। ठीक है ना। अगर थॉर्नडाइक की बात करें मित्र तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जिसे कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। और नाम जाने मित्र इसका तो इसको ये कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है ना। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कह लें, चाहे संबंधवाद का सिद्धांत कह लें, चाहे अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कह लें। ठीक है मित्र। ये तीनों ही सिद्धांत अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता हो सकता है यहाँ अधिगम के प्रयास एवं भूल का दे दिया तो अगले एग्जाम में पूछते संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है या किस शीर्षक से थॉर्नडाइक ने किस शीर्षक के जरिए ऐसा किया है तो आप बता सकते हो मित्र। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है। तो चलिए मित्र अब अगर बात कर लेते हैं इसमें जो था मित्र इस सिद्धांत में क्या हुआ कि पुनर्बलन केंद्रित होते। उन्होंने बताया कि जो सीखना होता है वो पुनर्बलन पे आधारित होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ जो अनुक्रिया जो होती है वह संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। इन्होंने कहा था इस सिद्धांत में। ठीक है कि जो भी सीखना होता है वह पुनर्बलन पे आधारित होता है या अनुक्रिया पे आधारित होता है। तो उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है गिरोह अवस्था की आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। कौन सी अवस्था की? ऑप्शन ए कह रहा है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी कह रहा है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन डी कह रहा है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ मित्र। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी
जो सी टेट 2025 जुलाई को होने वाला है मित्र, उसमें वो भी अपने आप को इस श्रृंखला से प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है मित्र, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो जो गिरोह की अवस्था होती है मित्र, वो गिरोह की अवस्था की बात करें तो होता 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। यानी गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो बताएंगे कि 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें तो जो 8 से 10 वर्ष की आयु में जो बालक होता है वह अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक है ना, अपने समूह का क्या बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। साथ ही साथ किशोरावस्था में जब चरम पर पहुंच जाता है तो गिरोह अवस्था कहें तो वह सामाजिकरण से क्या होता है, संबंधित होता है। इसलिए कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर सी सही होगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं अगली कड़ी में इसी क्वेश्चन श्रृंखला से क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो आप बता दो कि कौन सी अवस्था है, ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है, तो आप हमें बता दो मित्र कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी होगा। जल्दी से बता दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है मित्र, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में आपकी जो तीसरी अवस्था पूछा, संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है मित्र, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर इसके आयु की बात करें मित्र वो होता है 7 से 11 वर्ष। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष। जैसा कि मैंने बताया था मित्र कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरणों में बांटा है, 4 अवस्थाओं में बांटा है। जो पहली अवस्था होती है वो होती है संवेदात्मक गामक अवस्था, या कह सकते हैं इसको पेशीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, से पेशीय अवस्था भी आपको भी कहीं मिल सकता है या संवेदी गामक अवस्था भी मिल सकता है। जिसके आयु की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष होता है। जो दूसरी अवस्था होती है मित्र वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कह सकते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके आयु की बात करें तो ये होती है आपका प्राग जो होता है मित्र वो होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना, जबकि जो चौथी अवस्था होती है मित्र वो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु की बात करें तो होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं मित्र कि इस क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो विकल्प होगा मित्र वह सी सही होगा। यानी संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए मित्र हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर मित्र 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम की इच्छा मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रेरणा नहीं शामिल है। ऑप्शन सी कह रहा है रुचि नहीं शामिल है। ऑप्शन डी कह रहा है विषय वस्तु का स्वरूप नहीं शामिल है। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ मित्र। ठीक है ना, जल्दी से आप बता दो मित्र। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, यानी अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विषय वस्तु के स्वरूप को शामिल नहीं किया गया। ठीक है मित्र, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर विषय वस्तु को स्वरूप को शामिल नहीं किया गया है तो किसको विषय वस्तु के स्वरूप में शामिल किया जा सकता है, जो कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तो अधिगम की इच्छा होती है, ये तो आपके ऑप्शन में दिया है, आप इसे भी याद कर सकते हो। दूसरी प्रेरणा भी आप याद कर सकते हो। तीसरा रुचि भी याद कर सकते हो, जो कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें इसके अलावा क्या हो सकता है मित्र, तो इसके अलावा आपका होता है अभिवृत्ति। क्या होता है मित्र, अभिवृत्ति को दृष्टिकोण या नजरिया कहा जाता है। ठीक है मित्र, तो अगला अभिवृत्ति हो जाएगा। अगर बात करें अगले कारक की तो हम कह सकते हैं परिपक्वता। क्या कह सकते हैं मित्र, परिपक्वता। अगर अगले कारक की बात करें तो कह सकते हैं वैयक्तिकता। क्या कहते हैं मित्र, वैयक्तिकता। ठीक है ना, अगर इस प्रकार अगले हम बात करें तो अगले को हम कह सकते हैं बुद्धि। क्या कह सकते हैं मित्र, बुद्धि। यानी अधिगम के जो कारक है, यानी अधिगम में जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो योगदान देने वाले हैं, उसमें अधिगम की इच्छा, प्रेरणा है, रुचि है, अभिवृत्ति है, परिपक्वता है, बुद्धि है और वैयक्तिकता है।
तो मित्र उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर डी सही होगा, जो कि विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है मित्र वो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। चलिए मित्र अगली कड़ी में हम इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी कह रहा है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी कह रहा है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी कह रहा है आक्रामकता की आवश्यकता। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताते रहो 24 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है मित्र। तो बता दो जल्दी से। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 का विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी सामाजिक मूल्य कौन सा है तो बताएंगे सहायता परक व्यवहार, ठीक है ना। अब सामाजिक मूल्य का मतलब होता है मित्र कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का निस्वार्थ पूर्ण सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है, तो उस प्रकार के व्यवहार को ही क्या कहा जाता है, सहायता परक व्यवहार या सामाजिक मूल्य, ठीक है मित्र। तो यहाँ से ऑप्शन 24 का ए सही होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक एवं सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। किस बुक में की गई है तो ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन एजुकेशन, इसमें कुल 83 सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है, ठीक है मित्र। अगर हम बात करें तो सामाजिक मूल्य में कुछ मूल्य आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा पेन कापी लेके। जैसे कहें तो मैत्री भाव भी आपका आता है किसमें, सामाजिक मूल्य में। और हम बात करें मित्र तो समाजवाद भी आ जाएगा सामाजिक मूल्य में। अगर हम बात करें मित्र तो भाईचारा भी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो टीम की भावना जो होती है वो भी आ जाएगी। अगर मित्र बात करें तो कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य भावना भी आ जाएगा इसमें। अगला बात करें तो सहानुभूति भी आ जाएगा। अगला बात करें मित्र तो सहयोग भी आ जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करें तो समाज सेवा भी जो सामाजिक मूल्य के अंतर्गत ही आती है। अगर हम बात करें अगले नैतिक मूल्य की मित्र सामाजिक मूल्य की तो वो हो जाएगा सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व। आप उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो विकल्प होगा वो ए सही होगा, यानी सहायता परक व्यवहार जो होता है वो सामाजिक मूल्य होता है, ठीक है ना मित्र। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 कह रहा है पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है मित्र एक स्वतः शोध के हैं, ऑप्शन बी कह रहा है एल्गोरिदम के हैं, ऑप्शन सी कह रहा है मानसिक वृत्ति के हैं, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकार्यात्मक स्थिरता का। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। अगर मित्र बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो विकल्प होगा मित्र वो होगा ए होगा, ठीक है ना। जो स्वतः शोध होता है मित्र वही पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में उसका उदाहरण होता है, ठीक है मित्र। अब आप समझ लो कि जो स्वतः शोध विधि से, ठीक है मित्र, अगर स्वतः शोध की बात करें तो स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, ठीक है ना। सभी विकल्पों को वह नहीं ढूंढता है मित्र, ठीक, स्वतः शोध में, बल्कि वो क्या करता है कि वह समस्या समाधान करने के लिए तभी कोशिश करता है जब उसे लगता है कि जो विकल्प संगत प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। वह सभी विकल्पों को नहीं देखता। अगर बात करें पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण की तो इसकी दो प्रमुख विधियां, स्वतः शोध की दो प्रमुख विधियां क्या, पश्य अन्वेषण, दूसरा कहते हैं तो साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो इस प्रकार कह सकते हैं मित्र 25 का विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए मित्र इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 आपसे कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है, यह किसने कहा है। तो मित्र ये चारों विकल्प में से कोई सही नहीं होगा, इसको हमने अलग से लिख करके
इसको किया है मित्र, वो होगा गेट्स एवं अन्य का। तो इसे आप याद कर लेना, ठीक है मित्र, क्योंकि एक परिभाषा आपके जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। या किनका कथन है, तो बता देंगे गेट्स व अन्य की है, ठीक है मित्र। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थर्मोडायनामिक्स के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी कह रहा है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है तत्परता का नियम। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र, कौन सा विकल्प सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर ए, जो कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है मित्र, यह आपके जो उसकी थर्मोडायनामिक्स के गौण नियम है। क्या है मित्र, थर्मोडायनामिक्स का गौण नियम है, जबकि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम यह थर्मोडायनामिक्स के मुख्य नियम है। थर्मोडायनामिक्स ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे, सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है मित्र, जिसमें पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, ठीक है मित्र। अगर हम बात करें तो इनको ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौर नियम दिए थे। अब वो पांचों गौर नियम कौन कौन से दिए थे, तो पहला सुन लीजिएगा मित्र, जो पहला उन्होंने नियम दिया था वह दिया था बहु अनुक्रिया का नियम। क्या दिया था, बहु अनुक्रिया का नियम। जो दूसरा गौण नियम दिया था मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ठीक है मित्र। जो तीसरा इन्होंने नियम दिया था वो दिया था आंशिक अनुक्रिया का नियम, ठीक है ना, आंशिक अनुक्रिया का नियम। जो कि चौथा नियम दिया था मित्र वो दिया था सादृश्यता का नियम। क्या दिया था, सादृश्यता का नियम। अगर पांचवें नियम की बात करें तो साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम जो दिया था मित्र वह आपका 5वां नियम दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। आप चाहो मित्र तो गौण नियम को मैंने एक ट्रिक बनाया, उसके जरिए से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है आपका बहु आ सास मान गई, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, बहु आ सास मान गई। आप इसको देखो कैसे याद करोगे मित्र, बहु से बहु अनुक्रिया का नियम, आ से होता है आंशिक अनुक्रिया का नियम, स से होता है सादृश्यता का नियम और एक स से होता है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, जबकि माँ से होता है दोस्त, माँ से आपका होता है मनोवृत्ति का नियम। तो आप चाहो तो इस ट्रिक के जरिए भी आप थर्मोडायनामिक्स के जो अधिगम के उन्होंने गौण नियम दिए हैं, गौण नियम दिए हैं, उसको आप याद कर सकते हो। चलिए मित्र उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें मित्र तो कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन ए कह रहा है तर्क पर देता है, ऑप्शन बी कह रहा है व्यवहार पर देता है, ऑप्शन सी कह रहा है चिंतन पर देता है, ऑप्शन डी कह रहा है अभिप्रेरणा पर देता है। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र, कौन सा विकल्प सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मित्र बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। जो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है मित्र वह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी ही अनुक्रियाएं करने लगता है, ठीक है ना। अर्थात बात करें तो उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के समान क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। अनुकूलित होने का मतलब होता है समायोजित हो जाती है, ठीक है मित्र। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें पावलोव ने क्या किया था मित्र, तो इन्होंने पुनर्बलन भोजन को माना था, ठीक है ना। तो पावलोव जो होते थे मित्र उन्होंने एक कुत्ते को पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया कि जब घंटी बजाया करते थे उसके 5 सेकंड के अंदर में उन्होंने कुत्ते को भोजन प्रोवाइड करते थे, ठीक है ना, कुत्ते को भोजन प्रोवाइड करते थे। अब उन्होंने कई बार ऐसे किया तो अब कुत्ते को
ऐसा लगा, अब जब भी घंटी बजती थी वो अल्लाह टपकाना शुरू कर देता था। उसको अब ऐसा लगा कि अब घंटी बजी है, भोजन आने वाला है। ठीक है मित्र, तो उन्होंने कभी क्या किया, एक दिन भोजन न देकर उन्होंने केवल घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते के मुंह से लार आ गया। इसका मतलब जो कुत्ता था मित्र वह अस्वाभाविक उद्दीपक के न आने पर, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया करता है जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। ठीक है मित्र, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक में जो कुत्ता होता है वह क्या कर लेता है, अनुकूलन स्थापित कर लेता है। तो उसी को कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जिसकी बात करें किसने दिया, तो बताएंगे पावलोव ने दिया। किसने दिया मित्र, पावलोव ने। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 28 आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अगली कड़ी में हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 29 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी कह रहा है नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी कह रहा है प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन डी कह रहा है चिन्ह अनुबंधन। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, यानी नैमित्तिक अनुबंधन का दूसरा नाम जो है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अगर हम बात करें मित्र नैमित्तिक अनुबंधन के अंतर्गत और क्या नाम हो सकता है इसका, तो वो होता है आपका नैमित्तिक अनुबंधन के साथ साथ इसको यांत्रिक अनुबंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक अनुबंधन। और बात करें तो साधनात्मक अनुबंधन भी नाम से जाना जाता है, साधनात्मक अनुबंधन। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगली बार जब आपके पेपर में आए क्वेश्चन तो कुछ इस तरह आ जाए कि यांत्रिक अनुबंधन क्रिया प्रसित अनुबंधन का कैसे संबंधित है। ठीक है ना, या आपसे पूछ सकता है कि क्रिया प्रसित अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम आपको यहाँ नैमित्तिक अनुबंधन न दे करके साधनात्मक दे दे या तो यांत्रिक दे दे। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अब चलिए मित्र बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं मित्र। इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है। हम आपको जो भी सॉल्व करवा रहे हैं मित्र वह आपके लगभग 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो यह इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है। इसकी बात करें मित्र तो कह रहा है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ऑप्शन डी कह रहा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता दो मित्र, इस अंतिम क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर दीजिए मित्र और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो मित्र तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल पे आइए और बेल आइकन दबाइए मित्र, ताकि जो भी मैं वीडियो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके लिए व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है मित्र, तो चलिए बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है मित्र कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। यानी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही अधिगम का विशेषता है। यानी अधिगम का जो अवलोकन होता है मित्र वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। दो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था योकम और जो दूसरे थे उनका नाम था सिम्पसन। क्या था मित्र, सिम्पसन। ये दोनों मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की सामान्य विशेषताओं को बताया। उसमें कौन कौन सी विशेषता बताया है, आप पेन कापी लेके नोट करते चलिएगा। जो इन्होंने पहली विशेषता बताया, उन्होंने बताया अधिगम अभिवृद्धि है। उनका मानना था कि अधिगम क्या है, अभिवृद्धि है। जो दूसरी विशेषता उन्होंने बताया मित्र, वो बताया अधिगम समायोजन है। तीसरी विशेषता उन्होंने बताया कि अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। चौथी उन्होंने बताया अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। जो पांचवी उन्होंने जो विशेषता बताया अधिगम की, वो बताया कि अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील होता है। जो छठा उन्होंने बताया मित्र, बताया अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। अगर बात करें मित्र अगला इन्होंने क्या बताया, तो सातवां बताया अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। जो आठवां इन्होंने बताया
वो बताया अधिगम क्रियाशील है। ठीक है मित्र, अतः कह सकते हैं कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर ए सही होगा। और उम्मीद करते हैं मित्र यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं मित्र, उसको आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है मित्र, ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।